आज को जो हमें पढ़ना है लोह चुंबक, वैद्युत चुंबक, चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फर्स्ट तरीके को थोड़ा सा इसमें लिखते हैं। लोह चुंबक बताएंगे वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें समदिश आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समदिश आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। समदिश आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। जैसे Fe3O4 इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। लिखेंगे जब नीचे दूसरे पॉइंट पे जब किसी चालक तार या कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। कुंडली या धारावाही परिनलिका, कुंडली या धारावाही परिनलिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इसलिए ये विद्युत चुंबक कहलाते हैं। विद्युत चुंबक कहलाते हैं। फिगर बना लीजिए।
दो फिगर बनाओगे, एक धारावाहिक बंधन का था, एक कुंडली, धारावाहिक कुंडली का। कुंडली को हम इंग्लिश में कॉइल कहते हैं। किसी भी तार को अगर हम घेर दें, मतलब एक बंद परिपथ बना दें, तो उसमें धारा प्रवाहित हो रहा हो तो उसे धारावाहिक कुंडली कहा जाता है। इसमें फेरों की संख्या अधिक हो सकती है। तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझना है, इसमें है लौह चुंबक और विद्युत चुंबक। अब इसके पहले आपको कल बताया गया था कि पदार्थों का क्लासिफिकेशन पहले दो बेस पे हुआ है, एक अनुचुंबकीय और एक चुंबकीय। उसमें परिचुंबकीय उन पदार्थों को बोलते हैं जिसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा परिकर्षित होते हैं। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। स्लाइटली अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो पैरामैग्नेटिक, और स्लाइटली रिपेल हो रहे हैं तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है। कल उसके एग्जांपल भी बताए गए और उन पदार्थों को पहचानने के लिए हम कई केसेस देखते हैं। जैसे ठोसों में हम रॉड बना के करते हैं, लिक्विड के केस में यू आकार की नली में भर के करते हैं, और गैस को देखने के लिए हम लोग दो मैग्नेट के बीच अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करके विसरणों को देखते हैं कि किधर फैल रहा है। और उस आधार पे हम पदार्थों को कितने तरह से डिवाइड किए हैं, दो, एक अणुचुंबकीय और एक परिचुंबकीय। अणुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफिनेशन होता है, लेकिन हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग बताते हैं कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं या अल्प मात्रा में आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जबकि उल्टा इसका होता है परिचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जिसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है अर्थात आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वे परिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा सा परिकर्षित होते हैं। इनकी आकर्षण और प्रतिकर्षण इतनी अल्प मात्रा में होती है कि उसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम उनके पदार्थों का प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक। आगे हम लोग जान पाते हैं कि हमारे चुंबक में एक लौह चुंबक पदार्थ होता है। लौह चुंबकीय वो पदार्थ कहलाता है जो प्रबल रूप से आकर्षित या परिकर्षित हो, मतलब जिसको हम देख सके, जिसका आकर्षण या प्रतिकर्षण इतना तेज हो जाए कि उसे हमें दिखे कि खींच रहा है कि दूर जा रहा है। जैसे कि आपने काले वाले मैग्नेट को देखा होगा, वो अट्रैक्ट होता है तभी पता चलता है और रिपेल होता है तभी पता चलता है। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से या अधिक मात्रा में आकर्षित या परिकर्षित होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लौह चुंबक कहते हैं। और लौह चुंबक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मतलब मैग्नेट टाइप जो अपन काला वाला चुंबक आता है। आप उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण को अपने दैनिक जीवन में फील किए होंगे। बाकी दूसरा फैक्ट आता है वैद्युत चुंबक। ये माना जाता है कि जो हमारे नेचुरल होते हैं मैग्नेट्स, जिसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जो हमें नेचर में खुदाई करके मिलता है, जिसको आप ब्लैक चुंबक बोलते हो, ब्लैक मैग्नेट बोलते हो, उससे बेहतरीन होते हैं विद्युत चुंबक। कारण ये है कि जो भी आपके पास प्राकृतिक चुंबक होते हैं उसकी तीव्रता को कम ज्यादा नहीं किया जा सकता, उसको फिर तोड़ के ही करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 किलो का मैग्नेट रख दिया तो 1 किलो का मैग्नेट जो अपना फील्ड बना लेगा वो कम ज्यादा नहीं होगा। या तो मैग्नेट तोड़ के कम करो तब जाके मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, या मैग्नेट को लाके बढ़ाओ तब फिर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। मतलब जब हमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत होती है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड को घटाना और बढ़ाना पड़ता है, वहां पे हमारे प्राकृतिक चुंबक बेहतरीन नहीं होते, अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनके मैग्नेटिक फील्ड को घटाना बढ़ाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं, विद्युत चुंबक। आपको पता होगा कि सबसे पहले ऑरेस्टेड सर ने ये एक्सपेरिमेंट द्वारा बता दिया है कि किसी भी धारावाही चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर फ्लेमिंग के हैंड रूल से आपको पता भी होगा कि उसकी दिशा भी हम ज्ञात कर लेते हैं। अगर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की दिशा में रखते हैं तो
बची उंगलियां क्षेत्र की दिशा को बताती है। उसके बाद बायोसेवर्ट तो उसकी तीव्रता भी निकालने को बताया है। बायोसेवर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी लघु भाग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आता है dV = म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर से हम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखा गया है कि प्रत्येक धारावाही चालकता जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो मैग्नेट की तरह कार्य करता है, चुंबक की तरह कार्य करता है, क्योंकि उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं। इसमें कुछ सोलेनॉइड जिसको हम धारावाही परिणलिका कहते हैं और कुछ कुंडली मैग्नेट की तरह कार्य करते हैं, अर्थात इनके पास दो पोल होता है, दो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। अब पहले देखेंगे धारावाही परिणलिका क्या होती है। धारावाही परिणलिका वह निकाय वह सिस्टम होता है जिसको बनाने के लिए हम एक धातु का बेलन लेते हैं, जिसमें अक्सर ये कॉपर का बेलन लिया जाता है। किसका? कॉपर का। लेकिन हम दूसरे धातु का भी बेलन ले सकते हैं। कॉपर के धातु के बेलन में मैग्नेटिक की इंटेंसिटी ज्यादा तैयार होती है, इसलिए इसको कॉपर का लेते हैं। लेकिन आप कह सकते हो कि किसी भी धातु का लिया जाए तो मैग्नेट बनेगा। इसमें धातु का एक क्या होता है? बेलन, खोखला बेलन। धातु का एक खोखला पाइप होता है, बेलन होता है, जिसपे अचालक पदार्थ का लेप दे दिया जाता है, अर्थात उसके ऊपर हम कोई अचालक पदार्थ लगा देते हैं, जैसे कागज लगा देना या मोम लगा देना या प्लास्टिक का कवर कर देना, ताकि वो चीजें उसको कवर कर ले। फिर उसके ऊपर हम तांबा के नंगे तारों को लपेटते हैं और लपेटने के बाद उसे हम किसी करंट की सप्लाई से जब जोड़ते हैं तो उसमें करंट फ्लो करने के बाद ये पूरा का पूरा तांबा क्या बन जाता है? मैग्नेट। मतलब इसमें आप कभी लोहे का कील ले जाओगे तो चपकने लगेगा। अच्छा, इसको चपकाओगे तो करंट मारेगा नहीं आपको? नहीं। इसमें कागज लपेटे हैं ना, तांबे के पाइप पे जो तांबे का आपकी धारावाही परिणलिका का पाइप होता है, जो नली होती है, इस बेलन पे पहले अचालक पदार्थ लपेटा गया है, मतलब उसमें कागज लपेट दिया गया है और कागज के बाद में क्या लपेटा गया है? वायर, न्यूड वायर, नंगा तार लपेटा गया है। तो तार तो उस बेलन पे नहीं टच कर रहा है ना, तार ऊपर लपेटा हुआ है कागज के ऊपर, और उसको ले जाके जब किसी बैटरी से सप्लाई दिया जाता है तो जब हम करंट फ्लो कराते हैं, करंट का प्रवाह कराते हैं, धारा प्रवाहित होती है, तो तुरंत ये पूरा का पूरा नली या पाइप एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, मतलब उसमें चपकने लगता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं। लेकिन जैसे हम धारा को खत्म करते हैं तैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। इसको हम क्या नाम देते हैं? विद्युत चुंबक। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को घटाने और बढ़ाने में हमको आसानी होती है। इसके हम करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाता है, करंट की वैल्यू को घटाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं, नेचुरल मतलब जो खुदाई करके प्राप्त होते हैं, वो मैग्नेट भी अच्छे होते हैं, और जो हम वैद्युत चुंबक बनाते हैं आर्टिफिशियल, ये भी अच्छे होते हैं। बट दोनों में अंतर है कि जो हमारे पास नेचुरल मैग्नेट होते हैं उसके तीव्रता को कम ज्यादा करना मुश्किल होता है, लेकिन जो हमारे विद्युत चुंबक होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, इनके इंटेंसिटी को, इनकी तीव्रता को कम ज्यादा करना आसान होता है। हम धारा का मान बढ़ा के, करंट की वैल्यू बढ़ा के मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं और करंट को घटा के कम भी कर लेते हैं जैसा कि जरूरत होता है। और जब हम करंट की सप्लाई बंद कर देते हैं तो मैग्नेट खत्म हो जाता है, मतलब उसके मैग्नेटिक कार्य नहीं हो पाता है। और एक कॉइल भी आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके भी आपके जिस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज दिखता है उस छोर पे वो साउथ का काम करता है, और जिस डायरेक्शन में वो एंटी क्लॉक दिखता है वो नॉर्थ का काम करता है। जैसे कि इस तार में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आपको इधर से क्या दिख रहा है? मतलब इस डायरेक्शन में साउथ होगा, लाइन से एंटी हो रही होगी, और अगर पीछे से जाके देखोगे तब वो एंटी क्लॉक दिखेगा। यही चीज एंटी क्लॉक दिखेगा, और एंटी क्लॉक दिखेगा तो उधर से क्या काम करेगा? नॉर्थ, मतलब वहां से रेज निकल रहे होंगे। वैसे भी आप जानते हो हमारे थंब के रूल से, अगर हम करंट पे फिंगर रखते हो तो यहाँ से इधर जा रहा है और उधर निकल रहा है, तो इधर जा रहा है तो यहाँ साउथ, और उधर निकल रहा है तो उधर नॉर्थ। और ये भी एक मैग्नेट की तरह कार्य करता है। जहां भी मैग्नेट विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न की जाए उसके मैग्नेट को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स बताएंगे। आप कुछ लैंग्वेज लिख लिया करो, तो भी लिखे रहोगे तो इन फ्यूचर आपको रिवीजन करने में हेल्प होगा। इस तरह का एक टर्म आप और पढ़े होंगे, वैद्युत फ्लक्स। जिस तरह का वहां का डिफिनेशन है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एक निश्चित पृष्ठ द्वारा गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे सेम यहाँ पे देखेंगे, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित पृष्ठ से गुजरने वाली किसी भी
किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, फाई बी, इसे फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। जबकि वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित कर देते हैं। आप देख सकते हो कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस फील्ड में आप एक क्षेत्र की कल्पना कर रहे हो या एक क्षेत्र कंसीडर कर रहे हो, एक पृष्ठ को सोच रहे हो, तो पृष्ठ का अपना एक क्षेत्र होता है क्या, एरिया वेक्टर, जो कि इस पृष्ठ पे लंबवत होता है। अच्छा, यहाँ पे फील्ड और इसके बीच कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे कंडीशन में इसके अंदर से कुछ रेखाएं जा रही है कि नहीं जा रही है, वो कितनी रेखाएं जा रही है उसके मेजरमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। फार्मूला होता है, वहां पे क्या होता था, E डॉट ए, तो यहाँ क्या होगा B डॉट ए। अगर हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे होता था ई ए cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा। मात्रक आपके एक साइंटिस्ट पे रखा गया है, इसके यूनिट आपको पता होगा, वेबर में कैलकुलेट किया जाता है। किसमें, तो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर। एक फिगर बना लोगे तो आप एक डिफिनेशन भी अगर तैयार रखते हो वैद्युत फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स में, तो दोनों को डिफाइन कर सकते हो। वैद्युत फ्लक्स में सिर्फ वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं हैं। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में एक निश्चित पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वहीं पर किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मतलब जहां जहां पे चुंबक लिखे हो वहां पे वैद्युत लिख दोगे तो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। वहां फाई ई से दिखाते हैं, यहाँ फाई बी से दिखाते हैं, वहां ई डॉट ए होता है, यहाँ बी डॉट ए होता है। वहां का मात्रक वोल्ट मीटर था, यहाँ का मात्रक वेबर है। फ्लक्स हमें ये बताता है कि वहां पे नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, ज्यादा है कि कम है। एक एग्जांपल में हम आपको दिखा दें। मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है, नॉर्थ। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलेंगी या आएंगी, निकलेंगी। मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से समझ लो निकल रही है और हमें क्या एक दूसरे को कट करती है, नहीं। मैग्नेटिक लाइंस की वो नेचर होती है कि कभी भी ये वैद्युत बल रेखाएं हो या चुंबकीय बल रेखाएं हो, एक दूसरे को कट नहीं करती। अब ध्यान से देखना, ये आपके चारों तरफ के निकले हुए मैग्नेटिक लाइन है। अगर हम एक मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की एब्जॉर्प्शन करें, मैग्नेटिक फील्ड को सोचे, तो उसमें हर जगह पे मैग्नेटिक लाइंस बराबर नहीं होती है, समांतर नहीं होती है। कहीं कहीं नजदीक होती है जिसको हम सघन बोलते हैं, और कहीं कहीं दूर होती है, विरल बोलते हैं। अगर हमारे पास एक कॉइन है, सिक्का है, और उस सिक्के को यहाँ पे रखें और उस सिक्के को अगर यहाँ रखते हैं और वही सिक्का यहाँ रखते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है, मतलब हमारे जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, चुंबकीय बल रेखाएं है, वो मैग्नेट के नजदीक पे रखने पर उसमें से ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजर रही है, जबकि दूर रखने पर उसमें से कम मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजर रही है। अर्थात यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा है और वहाँ चुंबकीय फ्लक्स कम है। तो जितने हम नजदीक रहते हैं वहाँ पे फ्लक्स हमें ज्यादा मिलता है। फ्लक्स होता क्या है,
मापांक होता है, मेजरमेंट होता है किसका? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन, मतलब कितने चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, इसी के माप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। वैद्युत का करोगे तो वैद्युत फ्लक्स होगा, चुंबक का करोगे तो परिभाषा सेम उसी तरह का है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एक निश्चित पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे बताते हैं किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। वहाँ फाई या फाई बी, वहाँ ई डॉट ए या बी डॉट ए, वहाँ ई ए cos थीटा या बी ए cos थीटा, वहाँ मात्रक वोल्ट मीटर या नेक्स्ट विद्युत चुंबकीय प्रेरक। आप लोग ये जानते होंगे कि जो हमारा जनरेटर बना है, जिसको हम जनित्र कहते हैं, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे बना है, जिसमें फैराडे सर का पूरा स्कोप्स रहा है। फैराडे ने ही इसके बारे में व्याख्या की, इसके सिद्धांतों को दिए, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जानकारी के बाद ही हम अपने यहाँ क्या बना पाए? जनरेटर। जो आज हम जनरेटर यूज करते हैं, विद्युत धारा में मिलती है, वो किस के पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। दूसरा फैक्ट, आगे चल के हम ट्रांसफार्मर बनाए, और जितने भी आपके ट्रांसफार्मर होते हैं, वो चाहे स्टेप डाउन हो या स्टेप अप हो, मतलब जिसको आप स्टेपलाइजर कहते हो, स्टेपलाइजर भी क्या है? ट्रांसफार्मर है, लेकिन वो स्टेप अप है, मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला, और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो गांव के पोल में लगता है, वो वोल्टेज को घटाने वाला होता है। तो हमारे तरह दोनों ट्रांसफार्मर किसमें काम करते हैं? चुंबकीय प्रेरण में। मतलब अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जानकारी ना होती तो ना तो जनरेटर बन पाता, ना ही ट्रांसफार्मर। इसमें पूरा का पूरा सहयोग किसका रहा? फैराडे। हम देखते हैं क्या चीज इन्होंने बताया। लिखेंगे जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ में क्या बोले? चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ तीव्र दर से परिवर्तन किया जाता है। तीव्र दर से परिवर्तन किया जाता है। तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत वाहक बल के कारण एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।
और इस घटना को इसको समझ लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक होता है और बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही उपयोगी टॉपिक रहा है, क्योंकि हमारे भौतिक जगत में इसका बहुत बड़ा उपयोग रहा है। हमने अभी बताया कि आपके ट्रांसफार्मर, स्टेबलाइजर जिसको आप बोलते हो, गांव का जो ट्रांसफार्मर लगता है, जो आपके जनरेटर चलते हैं, ये सब किस पे काम कर रहे हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से प्रमुख डिवाइस जो है, प्रमुख यंत्र है, वो किस इस पे काम कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो ये चीजें किसने एक्सप्लेन किया है? फैराडे। इसको जानने के लिए आपको पहला नंबर प्रेरण जानना पड़ेगा। प्रेरण क्या है? प्रेरित जिसको आप बोलते हो, जैसे प्रेरण और प्रेरित में अलग चीज, मतलब एक अलग मतलब होता है जिसको हम इंड्यूस कहते हैं। एक चीज होती है एक्यूरेसी में, रियल फेज में सेल्फ होना, जिसको एक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। किसी का एक्चुअल प्रॉपर्टी और किसी का इंड्यूस्ड प्रॉपर्टी। एक्चुअल का मतलब स्वयं का, अपना, यथार्थ, और इंड्यूस का मतलब प्रेरित। इसको दोनों को समझने के लिए हम आपको एक वर्ड बताएंगे। जैसे सूर्य चमकता है कि नहीं, लेकिन उसका प्रकाश एक्चुअल है या प्रेरित है? तो एक्चुअल मतलब खुद का। रात में चंद्रमा चमकता है कि नहीं, उसका प्रकाश खुद का है या दूसरे का? तो जब किसी दूसरे के इफेक्ट से आपने गुड़ाए, कोई आपका हुआ गुण, आवाज नहीं होना चाहिए, किसी का हुआ गुण जो किसी दूसरे के इफेक्ट से बनता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? और ऐसे गुण को क्या बोलेंगे? प्रेरित गुण। अब जो भी हो जाए, जैसे आप खुद के ताकत से लड़ लेते हो या अपने 4 दोस्तों की मदद से लड़ लेते हो, तो दोनों में ताकत होता है। अगर 4-6 दोस्त अच्छे हैं तो झगड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारे दोस्तों की वजह से तुम्हारे पास इफेक्ट बना रहता है। ऐसे कंडीशन में जो हमारे स्वयं के गुण होते हैं वो तो एक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो गुण दूसरे की वजह से उत्पन्न होता है, अगर वो चीज हट जाए तो आपका गुण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। ऐसे गुण को क्या बोलते हैं? प्रेरित गुण, और उसे प्रेरण कहते हैं। जैसे अगर सूर्य अपने प्रकाश को बंद कर दे, चंद्रमा कभी नहीं चमक पाएगा। तो चंद्रमा के चमकने का जो गुण है वो एक प्रेरण गुण है, एक प्रेरित गुण है, जिसको देहात में देखा करते हैं। तो किसी के देखकर अगर आपके अंदर वो गुण आता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेरित गुण। जैसे आपने देखा होगा एक लोहे का कील कभी भी चुंबक नहीं काम कर सकता। लोहे का कील ले लो और उसमें कभी लोहे को चपकाओ, चपकेगा नहीं। लेकिन उसी लोहे के कील को एक बार चुंबक में चपका दो, अब फिर उस कील को चपकाओ, तब चपकेगा। मतलब उस कील में चुंबकीय गुण आ जाता है उस चुंबक के टच होने से, इसीलिए उसका वो चुंबकीय गुण क्या कहलाएगा? प्रेरित। समझ में आ रहा है? मतलब एक सिक्का आपके पास है, एक लोहे का कील है, जो अकेले है तो उसमें कुछ नहीं चपक रहा है, लेकिन जब उसको आप चुंबक में चपका दे रहे हैं फिर उसमें चपक रहा है, तो चुपकने के बाद उसमें चुंबकीय गुण आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा गुण जो उसका खुद का नहीं, किसी दूसरे की वजह से है, इसी गुण को क्या बोलते हैं? फैराडे ने सोचा कि ऑरेस्टेड सर कहते हैं अगर किसी तार में धारा दिया जाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। मतलब अगर इनपुट के तौर पे हम वैद्युत धारा देते हैं तो आउटपुट के तौर पे हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। फैक्ट नंबर दूसरा, इन्होंने इसको कंट्रोवर्सी किया कि अगर हम वैद्युत धारा ना देके चुंबकीय क्षेत्र दे तो हमें क्या मिलना चाहिए? विद्युत धारा। क्योंकि हमारे नेचर में कंट्रोवर्सी होती है। अगर आप चावल बेच के पैसा पाते हो तो पैसा देके चावल भी पाओगे, अगर इंडियन करेंसी देके नेपाली पाते हो तो नेपाली देके। फैराडे सर जो सोच रहे थे उनका यही सोचना था कि ऑरेस्टेड के अकॉर्डिंग किसी भी तार में धारा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। यदि अगर आप चुंबकीय क्षेत्र दें तो हमें क्या मिलना चाहिए? धारा। और इसके खोज में उन्होंने टोटल 38 ईयर्स लगाए, 38 साल तक काम करते रह गए कि क्यों नहीं आ रहा है। वो किसी भी तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र देते थे लेकिन उन्हें धारा मिलता, जबकि तार में धारा देते थे तो चुंबकीय क्षेत्र मिलता था, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र देते थे तो धारा नहीं मिलती थी। और वो इस पे काम करते रहे, क्योंकि इनका सोच सही था, कॉन्सेप्ट सही थे। 38 साल बाद इन्हें सफलता मिली और इन्होंने उस चीज को पता कर लिया कि क्यों धारा नहीं मिल रहा है। उन्होंने बाद में बताया कि धारा मिलेगा, लेकिन सिर्फ क्षेत्र देने से नहीं, क्षेत्र के फ्लक्स में परिवर्तन करने से मिलेगा। अर्थात उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को अगर हम टाइम के साथ घटाए बढ़ाएं, मतलब कम करें और ज्यादा करें, तब करंट मिलेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तब नहीं मिलेगा। ऐसे कंडीशन में उन्होंने बताया कि अगर हम एक मैग्नेट को रखते हैं, सामने एक मैग्नेट को रखते हैं नॉर्थ,
और यहाँ पे एक छल्ला रखते हैं आयरन का या तांबे का, जिसको कॉइल कहते हो। अगर हम यहाँ पे इसको मैग्नेट को हटा के इसमें धारा दे, मैग्नेट हटा दिए, यहाँ पे हम धारा दे रहे हैं, कुंडली में क्या दे रहे हैं, इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा ऑरस्टेड सर बताए थे, ऑरस्टेड के प्रयोग से सिद्ध हो चुका था। लेकिन फैराडे बोले कि हम धारा नहीं देने वाले हैं, हम आपको क्या देंगे, बगल में एक चुंबक रखे और बोले हम आपको चुंबकीय क्षेत्र देते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र देंगे तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेगी कि नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं इसमें फंसेगी, उन फंसे हुए बल रेखाओं को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन यहाँ रख के वो देखते थे कि इसमें करंट नहीं आ रहा था। जब एक करंट देते थे तो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था, लेकिन जब क्षेत्र देते थे तो करंट नहीं मिलता था। इस पे इन्होंने इस चीज को फिर आगे चल के स्टडी करते करते इन्हें आभास हुआ कि ये रुका है, इसलिए इसमें बल रेखाओं की संख्या निश्चित है, 10, 12, 20, 50 जो भी है। तो क्या है, अगर हम इस कॉइल को आगे पीछे करें, कॉइल को क्या करें आगे पीछे, तो ये बल रेखाएं घटेंगी बढ़ेंगी। अगर इसको हम बहुत तेजी से करें तो बहुत तीव्र गति से घटेगा बढ़ेगा, और तब इसमें धारा उत्पन्न होगा। ऐसा धारा जो चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन होने से उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें एक विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या नाम देंगे, प्रेरित विद्युत वाहक। प्रेरित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो बल उत्पन्न हो रहा है, जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है, इनका खुद का नहीं है, तो दूसरे की वजह से हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, प्रेरित। मतलब किसी दूसरे, अगर फ्लक्स को बंद कर दोगे बदलना तो जैसा रोक दिए धारा रहेगा नहीं, लेकिन जैसे चलाओगे तैसे धारा बहना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ईएमएफ आएगा तो ईएमएफ क्या उत्पन्न कर देगा, प्रेरित धारा। लेकिन धारा उत्पन्न होगी तब जब आपका कॉइल आगे पीछे होगा। मतलब आगे पीछे कॉइल को करो या फिर मैग्नेट को करो, मैग्नेट आगे पीछे करोगे तभी यहाँ पे रेखाएं घटेगी बढ़ेगी। रेखाएं घटने बढ़ने का मतलब फ्लक्स का घटना बढ़ना, मतलब चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा। अगर समय के साथ किसी भी बंद कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन किया जाता है तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है, एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, और उसके कारण एक करंट उत्पन्न होता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इस पूरी घटना को सबसे पहले फैराडे ने देखा, फैराडे ने इसको ऑब्जर्व किया, तो उसका नाम क्या रखा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आया। अगर ये आपने कॉइल मैग्नेट को आगे ले जा रहे हो तो बल रेखाएं बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है, नहीं बढ़ रही। मैग्नेट को आगे भगा रहे हैं, समय के साथ बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। तो करंट आपके एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन अगर बाई चांस तुम इसको इधर लाओगे, अच्छा आपको पता होना चाहिए, चाहे हम उसको मैग्नेट को चलाएं और चाहे कॉइल को चलाएं, बात एक ही। चाहे मैग्नेट को आगे पीछे करें तो बल रेखाएं घटेगी बढ़ेगी, अर्थात फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, या तो फिर हम कॉइल को आगे पीछे करें, रिलेटिवली मोशन किसी में दे तो परिवर्तन होगा। लेकिन अगर दोनों को रोक दोगे तो करंट नहीं, फ्लक्स के परिवर्तन होने पर ही करंट उत्पन्न होता है, और उस करंट का नाम प्रेरित धारा रखा गया है। ऐसे कंडीशन में अगर आप मैग्नेट को आगे बढ़ाते हो तो इसमें धारा जो उत्पन्न होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट नेचर में होगा। मतलब सपोज कर लो ये क्लॉकवाइज तो बढ़ रहा है, घटाएगा, इधर का करंट फ्लो कर रहा है, किधर का, इधर। तो जब आप पीछे लाओगे तब घटेगा, इधर का करंट फ्लो हो जाएगा। मतलब करंट का डायरेक्शन समझ आ रहा है, मतलब दोनों में करंट का डायरेक्शन बदलते रहेंगे। जब आपका मैग्नेट इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन बढ़ रहे हैं तो करंट एंटी क्लॉक बढ़ रहा है, इधर से कैसा बढ़ रहा है, एंटी क्लॉक। लेकिन जब इसको तुम खींच रहे हो तो मैग्नेटिक लाइन घटने लग रही है, तब इसमें कैसा बढ़ रहा है, क्लॉक। मतलब करंट जय बार आगे पीछे करोगे उतना बार क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक होगा। अब जनरेटर में आप देख लो, जनरेटर में होता क्या है, एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर मतलब तार का एक कॉइल। ये कॉइल जब ऐसे खड़ा रहेगा तो लाइन जाएगी कि नहीं, फिर ऐसे हो जाएगा तो लाइन फंसेगी, फिर ऐसे ऐसे रास्ता रहेगा। मतलब जब जब आपका जब खड़ा होगा तब कॉइल में लाइन फंसेगी, फिर जब ये घूम के इसे हो जाएगा तब नहीं फंसेगी, फिर ऐसे होगा फिर फंसेगी। और इसको जब हम तीव्र गति से नचाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा, करंट। कौन सी धारा, जनरेटर इसी पे काम कर रहा है। जनरेटर में वो चीज जब खड़ा रहता है जनरेटर तो धारा उत्पन्न होती है, क्यों, क्योंकि फ्लक्स तो फंसता है, तब भी फ्लक्स फंसता है, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन जब उसको हम चलाते हैं, क्या धीरे धीरे चलाएंगे तो करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। बता रहे बहुत तीव्र गति से आपको करना पड़ेगा, बहुत तेज गति से जब नाचने लगता है तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन दर से बढ़ जाता है, और जिससे
इससे आपकी वैद्युत धारा, इस घटना को क्या बोल रहे हैं? तो नीचे लिख लेना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम दो तरह से पढ़ते हैं, जो आगे हो सकता है हेडिंग में हो, अन्योन प्रेरण और सो प्रेरण। ठीक है, बता लिखा। ओके, समझ में आ गया ना? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? जब किसी बंद कुंडली या बंद परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स को समय के साथ बहुत तीव्र गति से परिवर्तन किया जाता है, तो उसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है जिसको प्रेरित ईएमएफ बोलते हैं। उससे एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।